नमस्कार, बार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। राजपूत की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। दरअसल ये खबर यूपी से जुड़ी हुई है। 80 का दशक जैसे जैसे ढलान पर था, उसी वक्त प्रयागराज में अतीक के आतंक की शुरुआत हो रही थी। 17 से 18 साल के लड़के अतीक पर मर्डर का पहला आरोप लगा और उस वक्त के नामी बदमाश चांद बाबा की हत्या ने अतीक की बादशाहत को प्रयागराज में कायम कर दिया और धीरे धीरे वो पूर्वांचल और फिर पूरे यूपी का सबसे बड़ा डॉन बन गया। लेकिन साल 2017 से उसके पतन की कहानी शुरू हो गई। योगी राज में अतीक लगातार टूटता गया और साल 2023 के फरवरी महीने ने तो अतीक की बादशाहत को पूरी तरह से मिटा दिया। कभी किसी के सामने ना झुकने वाला अतीक पुलिस के सामने एक बोरे पर बैठकर सवालों के जवाब दे रहा था। अतीक ने पुलिस को दिए 161 के बयान में कबूल किया कि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग उसने साबरमती जेल के अंदर से की थी। अतीक और अशरफ से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। अतीक से क्या क्या सवाल पूछे गए, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आना था, बल्कि सवालों के जवाब देने थे। अदालत से अतीक और अशरफ की रिमांड मिलने के बाद दोनों से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पहले ही राउंड में करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ में अतीक ने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला है। गुरुवार रात 10:30 बजे के बाद अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज थाने लाया गया। यहां दोनों को आमने सामने बोरी पर बिठाकर पूछताछ की गई। आईएसआई से संबंध की बात कबूली। अतीक के पास हथियारों का जखीरा। पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था अतीक। एटीएस भी करेगी अतीक से पूछताछ। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए की मिन्नतें। सवालों पर कभी चुप कभी उग्र हुआ अतीक। अतीक ने ज्यादातर सवालों के जवाब हां में दिए। अतीक के मददगारों में अबू सलेम का नाम। दिल्ली में असद की मदद एक पूर्व सांसद ने भी की। अतीक अहमद से करीब 200 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या तुम्हें जानकारी है? जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा क्या रोल है? अब तो मेरे बेटे को मार दिया, तब क्या रोल पूछ रहे हो? अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले ही नहीं मरवा देता जब उसने मुझसे गद्दारी की थी। पहले कब मरवाने वाले थे? 2016 में मैंने केवल सोचा था। उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई और उसी वक्त मैंने मारने की सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। असद मौके पर कैसे पहुंचा, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो साबरमती जेल में था और अशरफ बरेली में, और जेल में बात करने की भी मनाही है। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सभी शूटर असद के साथ कैसे पहुंच गए? किसी ने मुझे बताया है कि असद का वीडियो आया है जिसमें वो गन लोड कर रहा है, जबकि उसको गन चलाना आता ही नहीं, तो वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है? और गुड्डू गुलाम कैसे वहां पर गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है।
इसके अलावा पुलिस ने अशरफ से भी सवाल जवाब किए। उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा और अतीक का सीधा सीधा संबंध है, इसके सबूत हमारे पास हैं। तो मैं क्या करूं? मैं कई बार बोल चुका हूं कि मेरा और भाईजान का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। तो फिर तुमने घटना के 4 घंटे पहले गुलाम और साबिर को फोन क्यों किया था? फोन मैंने नहीं किया था, उन दोनों का फोन जेल में खाना पहुंचाने वाले के पास आया था और उसी वक्त उसने हमसे दोनों की बात कराई थी। लेकिन उस वक्त उमेश पाल का कोई मामला नहीं था, वो मेरठ के एक पुराने मामले के सिलसिले में बात करना चाहते थे। वो मामला 2008 का था। हरियाणा के गद्दी समुदाय के लोग भी तुमको इस हत्याकांड के लिए पैसा देने आए थे। आए जरूर थे दौलत खान और जहांगीर, लेकिन पैसा देने नहीं, केवल हालचाल लेने। असद घटना स्थल पर कैसे पहुंचा? मरवा तो दिया तुम लोगों ने, पहले पासपोर्ट नहीं बनने दिया, फिर मरवा दिया। घटना स्थल पर वही था, ये कैसे कह सकते हो तुम? माना जा रहा है कि पुलिस अतीक को लेकर पंजाब भी जा सकती है। पूछताछ के दौरान अतीक अहमद बार बार असद के जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगता रहा, तो अतीक ने पूछताछ करने वालों को धमकी भी दी। अभी पुलिस के सवालों की लंबी फहरिस्त बाकी है, तो पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन को लेकर एटीएस भी अतीक से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिमोगा जिले की शिकारीपुरा सीट हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इससे सीट से पूर्व सीएम येदियुरप्पा जीता करते थे, वो इनका गढ़ था। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को मौका दिया है। अपने पिता की अजेय विरासत को बचाने का जिम्मा विजेंद्र के कंधों पर है। क्या विजेंद्र पिता के सियासी किले की दीवारों को मजबूत रख पाएंगे? ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आप इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझिए। पिता की अजेय विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे विजेंद्र? शिकारीपुरा सीट पर बस एक बार हारे हैं बीएस येदियुरप्पा। शिमोगा जिले शिकारीपुरा सीट लिंगायत समुदाय का गढ़ है। इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। इस बार येदियुरप्पा की जगह बेटे बीवाई विजेंद्र उम्मीदवार हैं। क्या इस सीट पर पिता की तरह कमाल कर पाएंगे विजेंद्र? उन्नीस 1980 में अपने गठन के बाद भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। शिकारीपुरा सीट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1983 के बाद से भाजपा सिर्फ 2 बार ही यहां अपनी जीत का परचम नहीं फहरा पाई है। इस सीट पर भाजपा को पहली बार हार का सामना 1999 में करना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से कुछ सीटें हाई प्रोफाइल हैं, जिन पर सबकी नजरें लगी हुई है। इन्हीं में से एक सीट है शिमोगा जिले की शिकारीपुरा। शिमोगा जिला लिंगायत समुदाय का गढ़ है। इस सीट से समुदाय के कद्दावर भाजपा नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में येदियुरप्पा नहीं, बल्कि उनके बेटे बीवाई विजेंद्र इस सीट से उम्मीदवार हैं। विजेंद्र इस सीट पर अपने पिता की तरह कमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।